गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास नाइन्थ का विषय गणित और चैप्टर 1 नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति पढ़ रहे थे। तो लास्ट क्लास में हमने एक जो टॉपिक पढ़ा था वो टॉपिक था दशमलव का भाग। तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि दशमलव वाली संख्याओं को कैसे भाग देते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको दोबारा से रिवाइज कराने का कोशिश करता हूं, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने एक क्वेश्चन कराया था आप लोगों को इस तरीके का, जैसे 2.5 है और इसमें आपको भाग देना है 0.5 से। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि दशमलव के बाद अगर संख्याएं बराबर होती हैं, जैसे दशमलव के बाद यहाँ पे एक अंक है, दशमलव के बाद यहाँ भी एक अंक है, तो हम इसे बिना दशमलव का लिख सकते हैं, ये 25 हो जाएगा। इसमें भाग देंगे दशमलव के बाद यहाँ पे कितना अंक है, एक अंक है, यहाँ भी एक अंक था, तो ये भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब 25 में 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो इस टाइप के प्रश्न जो है हमने लास्ट क्लास में किया था। तो ये सभी बच्चों को क्लियर होगा। इसी प्रकार से एक और प्रश्न देखिएगा, जैसे मैं कहता हूँ 6.4, इसमें आपको भाग देना है 1.6 से। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो सभी बच्चों को पता होगा कि दशमलव के बाद एक अंक यहाँ है और एक अंक यहाँ है, तो इसे हम बिना दशमलव का भी लिख सकते हैं। 64 भागे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16, और 16 से 64 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? इस पे आधारित हमने बहुत सारे क्वेश्चन जो है पिछली क्लास में भी किया था। ठीक है, तो लास्ट क्लास में लास्ट टॉपिक और लास्ट जो टाइप ऑफ क्वेश्चन हमने किया था यही था। ठीक है, कि दशमलव अगर दोनों में हो और दशमलव के बाद दोनों की संख्याएं अगर बराबर रहती हैं तो हम उसे बिना दशमलव का लिख सकते हैं। तो ये सभी बच्चों को क्लियर है। तो एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा सभी बच्चे। 0.25, इसमें आपको भाग देना है 0.05 से। सभी बच्चे इसका आंसर जो है 4 सेक्शन में बताएंगे। 0.25 को भाग देना है 0.05 से। सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे चैट सेक्शन में। दो बच्चों का आंसर आया, सभी बच्चे कोशिश करेंगे, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। वेरी गुड। तो हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि दशमलव के बाद अगर दो अंक यहाँ है और दशमलव के बाद दो अंक यहाँ है तो इसे हम बिना दशमलव का लिख सकते हैं। तो इसे बिना दशमलव का लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 भागे, इसे बिना दशमलव का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5। अब 25 में 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। इसका आंसर कितना हो गया, 5। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से, एकदम आसान है। दशमलव के बाद अगर दोनों में बराबर संख्या है, जैसे यहाँ पे भी दो अंक है, यहाँ पे भी दो अंक है, तो इसे बिना दशमलव का लिख देंगे और सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, एकदम आसान है। वेरी गुड। चलिए, तो इसी पे आधारित एक प्रश्न है। 0.64 में आपको भाग देना है 0.16 से। इसका आंसर आपको बताना है पोल सेक्शन में। तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। कोई भी बच्चा जल्दबाजी नहीं करेगा, आराम से पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। ठीक है, सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से करेंगे सभी बच्चे। आराम से कीजिएगा। दशमलव के बाद देखिए दो दो अंक है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। देखिए, जल्दबाजी में दो बच्चों का आंसर गलत हो चुका है। जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चों को आंसर करना है। कोशिश कीजिए, आप सभी लोग कोशिश कीजिए आंसर करने का। और 20 सेकेंड।
सभी बच्चे आंसर कीजिए, लास्ट के 10 सेकेंड है, अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इस प्रश्न को समझते हैं, कैसे करेंगे इस प्रश्न को। तो देखिए आप सभी बच्चों को मैंने बता रखा है कि दशमलव के बाद यहाँ पर भी 2 अंक है, यहाँ पे भी 2 अंक है, तो हम इसे बिना दशमलव का लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64। इसमें डिवाइड देना है कितने से, इसे बिना दशमलव का लिखेंगे तो हो जाएगा 16 यानी 16। और 64 में 16 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 16 चौका 64 यानी कि 4 आएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो गया। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, क्योंकि दशमलव के बाद सेम अंक है यानी 2 2 अंक है, तो हम इसे बिना दशमलव का लिखेंगे तो 64 भागे 16 हो जाएगा, जिसमें भाग देंगे तो 4 आएगा। सभी बच्चों को क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप करेंगे। क्लियर है ना सभी बच्चों को। तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि दशमलव वाली संख्याओं को कैसे भाग देते हैं। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन। तो आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और वो है रैशनल नंबर, परिमेय संख्या। सभी बच्चों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि ये रैशनल नंबर क्या है, ये परिमेय संख्या क्या है। तो आज की क्लास में हम लोग इसे ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न हमेशा ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सभी बच्चे समझेंगे इस कंसेप्ट को। तो देखिए रैशनल नंबर क्या है। तो रैशनल नंबर्स को समझने से पहले सभी बच्चों को मैंने बताया था कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, अगर याद है तो। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि पूर्ण संख्या क्या होता है, और मैंने आप लोगों को बताया था कि पूर्णांक क्या होता है। ये तीनों चीजें आप लोगों को पीछे की क्लासेस में पढ़ाई जा चुकी है। जो बच्चे नहीं जाने हैं, नहीं पढ़े हैं, तो दोबारा से सुन लेंगे। बस 2 मिनट में समझाता हूं कि गिनती की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, काउंटिंग नंबर को। यानी जब हम छोटे थे तो अपने भाई बहनों को क्या कहते हैं कि चलो गिनती स्टार्ट करो, तो गिनती बच्चा कहां से स्टार्ट करता है, 1 से स्टार्ट करता है। तो गिनती की संख्याओं को ही क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 लाख 2 लाख जितना भी आप गिन सकते हैं, सब क्या है, गिनती की संख्याओं को। तो सब गिनती की संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है, नेचुरल नंबर होता है। फिर आता है पूर्ण संख्या, होल नंबर। तो जब हम गिनती की संख्याओं में या फिर प्राकृतिक संख्या में जब शून्य को शामिल कर लेते हैं तो वो पूर्ण संख्या बन जाता है। तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में सिर्फ एक शून्य का अंतर है। यानी अगर बात करेंगे प्राकृतिक संख्या का, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होता है, क्योंकि गिनती 1 से शुरू होती है। तो सबसे छोटी गिनती की संख्या या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। जबकि अगर बात करेंगे सबसे छोटी पूर्ण संख्या का, तो वो शून्य होता है, क्योंकि पूर्ण संख्या शून्य से शुरू होता है। अब बाकी 1 2 3 4 भी पूर्ण संख्या होता है, लेकिन अंतर क्या है कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, अब पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। क्या ये सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर है? ये हमने पीछे की क्लासेस में भी पूरे डिटेल में पढ़ रखा है। क्लियर है ना सभी बच्चों को? देखिए इसके बाद आता है पूर्णांक, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में हमने पढ़ा था कि इसमें नेगेटिव संख्या, इंटीजर्स को मैं थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। इंटीजर्स को मैंने 3 प्रकार बताया था, अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने इंटीजर्स के 3 प्रकार बताए थे। कोई बच्चा माइक ऑन करके बताना चाहता है कौन कौन सा प्रकार था? एक होता है धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक, ठीक है। एक होता है ऋणात्मक और एक होता है जीरो, ठीक है। यानी जो 0 से बड़ा होता है उसे धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, जैसे 1 2 3 4। जो 0 से छोटा होता है उसे हम ऋणात्मक कहते हैं, जैसे -1 -2 -3 -4। और जो ना तो ऋणात्मक होता है ना तो धनात्मक होता है उसे जीरो पूर्णांक कहते हैं, शून्य पूर्णांक कहते हैं। यानी पूर्णांक में निगेटिव की संख्याएं भी आएंगी, 0 भी आएगा, 1 2 3 भी आएगा। यानी धनात्मक संख्या भी आती है, ऋणात्मक संख्या भी आती है और शून्य भी आता है। तो तीनों में अंतर क्या है, तो अभी आपको स्पष्ट हो जाएगा कि इसमें जो है सिर्फ धनात्मक संख्याएं आती है।
प्राकृतिक संख्या में क्या आती है, सिर्फ धनात्मक, यानी जो जीरो से बड़ी होती है वो सिर्फ धनात्मक होती है। तो ये क्या हो गया, 1 2 3 4, ये प्राकृतिक संख्या हो गया। पूर्ण संख्या क्या हो गया, जिसमें जीरो भी शामिल कर देते हैं प्राकृतिक संख्या में, तो वो पूर्ण संख्या हो जाता है। पूर्णांक क्या हो गया, जब निगेटिव संख्या है, ऋणात्मक, यानी जीरो से छोटी संख्याओं को भी जब शामिल कर देते हैं पूर्ण संख्या में, जैसे जीरो से लेके आगे वाला ये सारा संख्या क्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक है, और जब पूर्ण संख्या में निगेटिव संख्याओं को जोड़ देते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -7, वो सब क्या बन जाता है, पूर्णांक बन जाता है। क्या यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? तो एक बार वाई टाइप कीजिए, अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए। चलिए, तो एक प्रश्न बताइएगा, 1/2 क्या नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है? सभी बच्चे बताएंगे यस और नो। 1/2 प्राकृतिक संख्या है, यस और नो? कभी भी गिनती की संख्याओं में हम 1/2 नहीं पढ़ते हैं। गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 6 जाती है, तो ये गिनती की संख्या में कभी भी 1/2, चाहे 1.5 या √3 या 4/5, ये सब संख्याएं जो होती है गिनती की संख्या नहीं होती है, तो ये पूर्ण संख्या नहीं होगा। आज सॉरी, प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। आज जब प्राकृतिक संख्या नहीं होगा मतलब कि पूर्ण संख्या भी नहीं होगा, क्योंकि पूर्ण संख्या भी तो प्राकृतिक संख्या ही है, सिर्फ एक जीरो का ही तो अंतर होता है। तो ये 1/2 हो गया, 4/5 हो गया, या √3 हो गया, या 1.5 हो गया, ये सभी संख्याएं ना तो प्राकृतिक संख्या होती है ना तो पूर्ण संख्या होती है। अगर बात करेंगे पूर्ण संख्या, जैसे 1/2 है, 1.5 है, या √3 है, या √5 है, क्या ये इंटीजर होंगी, क्या ये पूर्णांक होंगी? यस और नो? सभी बच्चे बताएंगे यस और नो। क्या ये पूर्णांक होगी? 1/3, 1.5 √3 √5, क्या ये पूर्णांक होंगी? यस और नो? नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? नहीं होंगी। कुछ बच्चे लगता है पिछली क्लास नहीं किए हैं। नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि पूर्णांक कभी भी आधा अधूरा नहीं होता है। माइनस तो होगा, -1 होगा, -3 होगा, -5 होगा, लेकिन आधा अधूरा नहीं। जैसे 1/3 क्या है, आधा अधूरा है। 1.5 क्या है, ये भी नहीं से बदलेंगे तो 15/10 होता है। √3 भी दशमलव में मान आता है, √5 भी दशमलव में मान आता है। तो ये सभी संख्याएं जो है पूर्णांक नहीं है। तो हमेशा याद रखिएगा, जैसे √3 पूछ दे, √5 पूछ दे, या 1.5 कह दे, 1.6 कह दे, बात समझे? 3/5 कह दे, या 8/3 कह दे, ये सभी संख्याएं जो है ना तो पूर्णांक है, ना तो प्राकृतिक संख्या है, ना तो पूर्ण संख्या है। क्लियर ये सभी बच्चों को? तो ये सभी संख्याएं जो हैं, इस टाइप की जितनी भी संख्याएं होती हैं, वो ना तो प्राकृतिक संख्या होती है, ना तो पूर्ण संख्या होती है, ना ही पूर्णांक होती हैं। इन सभी चीजों को हमने पीछे की क्लासेस में भी पूरे डिटेल में पढ़ रखा है। तो अगर किसी बच्चे को डाउट है तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं, कुछ भी डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। क्लियर है ना? चलिए, ये ऐसे तो हमने पीछे की क्लासेस में पढ़ चुका है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इससे, ये तीनों चीजों को मैंने रिवाइज करा दिया। तो देखिए, हमने P/Q रूप के संख्या के बारे में भी पढ़ा था, जिसे भिन्न कहते हैं। तो मैंने आप लोगों को पीछे की क्लासेस में ये भी बताया था कि अगर कोई संख्या P/Q के रूप में है, जहां पे P क्या होता था, अंश होता था, और Q क्या होता था, हर होता था। और मैंने बताया था P और Q क्या हो सकता है, प्राकृतिक संख्या हो सकता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। ये 9 से 10th क्लास तक के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि P और Q जो है प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। जैसे 3/5 हो गया, 8/9 हो गया, 7/11 हो गया, ये सब क्या है, भिन्न है। अब मैं आपसे बोलूं 4/4, सभी बच्चे बताइए क्या ये भिन्न है, यस और नो? 4/4 ये क्या ये भिन्न है? कुछ बच्चों ने पीछे की क्लासेस नहीं की है। पिंकी नोखवाल, देवी दयाल नाम से जो बच्चा है, आप लोगों ने वाई टाइप किया, ये पूर्ण संख्या सॉरी भिन्न नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए ये 4 है, यानी P और बराबर क्या है, Q है। और जब P बराबर Q हो जाता है तो वो भिन्न नहीं होता है। यानी अंश और हर जब बराबर हो जाएगा तो वो भिन्न नहीं होता है। तो 4/4 जो है कट जाएगा तो कितना आएगा, 1 हो जाएगा, इसलिए ये भिन्न नहीं है। तो जब कभी
P बटा Q अगर बराबर हो जाता है, यानी P और Q दोनों बराबर हो जाता है, यानी अंश और हर दोनों बराबर हो जाता है, तो वो भिन्न नहीं होता। यानी कि अगर 4/4 है, या 5/5 है, या 6/6 है, या 7/7 है, ये कोई भी भिन्न नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कट के लास्ट में क्या आएगा? 1 आएगा। और भिन्न क्या होता है? हमेशा P/Q के रूप में ही रहना चाहिए। जैसे 3/5 है, 8/9 है, 7/11 है, 1/3 है, 1/2 है, 5/7 है, ये सब हमेशा इसी फॉर्म में रहेंगे। तो ये सब क्या है? भिन्न है। बात समझ में आया सभी बच्चों को? अब अगर सोचिए मैं ऐसे लिख दूं 12/4, बताइए सभी बच्चे 12/4 क्या भिन्न है? यस और नो? सभी बच्चे बताएंगे 12/4 क्या भिन्न है? यस और नो? फिर से गलती। 12/4 में अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो 4 से 12 3 बार में कट जाएगा, तो इसका वैल्यू तो 3 हो गया ना, तो ये भिन्न नहीं है। आप लोगों को मैंने पीछे की क्लासेस में भी बताया था कि जब ये कट जाता है, जैसे मैं लिख दूं 18/6, तो 6×3 = 18, 3 कट गया तो ये 3 आ गया ना। तो जब ये कट के एक पूर्ण संख्या बन जाएगा तो ये भिन्न कैसे रहेगा? बात समझ में आया? तो आपको ध्यान देना रहेगा। जैसे 3/5 है, क्या ये कटेगा? नहीं कटेगा, तो ये भिन्न है। लेकिन मैं लिख दूं 15/3, तो ये कट जाएगा, 3×5 = 15, 5 आ गया, तो ये भिन्न नहीं होगा। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर हुआ कि भिन्न क्या होता है, क्या नहीं होता है? पीछे की क्लासेस में हमने पूरे डिटेल में इस चीज को पढ़ रखा है, और अभी भी मैंने पूरे डिटेल में बता दिया कि भिन्न क्या होता है और भिन्न क्या नहीं होता है। सभी बच्चों को क्लियर है ना? अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिएगा जल्दी से। चलिए, पिंकी नौखवाल नाम से जो बच्चा है माइक ऑन कीजिए, पूछिए क्या डाउट है। पिंकी नौखवाल नाम से जो बच्चा है माइक ऑन करके पूछिए क्या डाउट है। आपने एन टाइप किया है, पूछिए क्या डाउट है। पिंकी नौखवाल नाम से जो बच्चा है माइक ऑन करके पूछिए क्या डाउट है। चलिए, तो हमने लास्ट क्लास में ये चीजें जो है डिटेल में पढ़ रखा था। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो परिमेय संख्या क्या होता है अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, P/Q के रूप में लिखी जा सकने वाली वह संख्या जहां P और Q पूर्णांक और Q इक्वल टू नॉट जीरो है, तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यानी कोई भी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी गई हो, लेकिन क्या ध्यान रखना है कि P और Q यहाँ पे क्या हो सकता है? P और Q जो है यहाँ पे पूर्णांक हो सकता है। पूर्णांक का मतलब क्या है? पूर्णांक का मतलब है इंटीजर, इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। और इंटीजर का मतलब क्या है कि इसमें माइनस की संख्याएं भी हो सकती हैं, ठीक है, जीरो भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, डैश डैश कुछ भी हो सकता है। यानी निगेटिव संख्याएं भी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं, जीरो भी हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? तो ये जो क्यू है ना, वो कभी जीरो नहीं हो सकता है, बस ये एक याद रखिएगा। तो कोई भी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी गई हो, जहां पे P और Q जो है पूर्णांक होना चाहिए। अब पूर्णांक का ही मतलब होता है निगेटिव की संख्या, जैसे -3, -5, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारी संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक होती हैं। यानी P और Q जो है पूर्णांक होनी चाहिए। बस Q इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए, नीचे वाला कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, 3/5, 7/9, 8/11, 7/9, 13/5, 11/3, 12/13, ये सब क्या है? रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर क्यों है? क्योंकि देखिए सब P/Q के रूप में है, और P और Q दोनों ही क्या है? पूर्णांक है। यहाँ पे 3 भी पूर्णांक है, 5 भी पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है, 9 भी पूर्णांक है, 8 भी पूर्णांक है, 11 भी पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है, 9 भी पूर्णांक है, 13 भी पूर्णांक है, 5 भी पूर्णांक है, 11 भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है। तो ये सब क्या है? पूर्णांक है। अगर मैं ऐसे लिख दूं -3/5, क्या ये पूर्णांक है? यस और नो? सभी बच्चे बताएंगे -3/5 क्या ये पूर्णांक है? ये मतलब रेशनल नंबर है? बताइए जल्दी से। परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि P और Q जो है क्या हो सकता है?
पी और क्यू जो है इंटीजर हो सकता है। इंटीजर का मतलब क्या है कि निगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है, ठीक है, जीरो भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, दो तीन चार कुछ भी हो सकता है, यानी निगेटिव वाली संख्याएं भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, एक दो तीन चार भी हो सकता है। तो ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। क्लियर है ना सभी बच्चों को? अब मैं लिख दूं ऐसे 5/7 नीचे में माइनस लगा दूं, तो क्या ये परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है, यस और नो? है, क्योंकि नीचे रहे चाहे ऊपर दोनों ही इंटीजर हो सकता है, यानी पी भी और क्यू भी। अब मैं लिख दूं 5/0। अब बताइए क्या ये परिमेय संख्या है, यस और नो? 5/0 क्या ये परिमेय संख्या है, यस और नो? ये परिमेय संख्या नहीं है। अजय डोबी नाम से जो बच्चा है मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा। अगर अगली बार मैंने आपको अनावश्यक वाई टाइप करते हुए देखा तो मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है? जो ये अजय धोबी नाम से जो बच्चा है, अगर दोबारा आपने अनावश्यक वाई वाई टाइप किया तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा और आप क्लास नहीं कर पाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है? अभी एक और प्रश्न का आंसर कीजिएगा। मैं आपसे कहता हूं 3/5 क्या ये परिमेय संख्या है, यस और नो? 3/5 क्या ये परिमेय संख्या है? एकदम है परिमेय संख्या, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपसे कहूं 6, 7, 8, 9 क्या ये परिमेय संख्या है, यस और नो? 6, 7, 8, 9 क्या ये परिमेय संख्या है? एकदम है परिमेय संख्या। क्यों है? क्योंकि 6 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और 6 क्या है, एक पूर्णांक है, बात समझ में? और एक भी क्या है, एक पूर्णांक है, यानी P/Q के रूप में तो ये लिखा ही जा सकता है, इसलिए ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। बात समझे? तो जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती हैं, जितनी भी पूर्णांक होती हैं, सब की सब जो है क्या होती हैं, रैशनल नंबर होती हैं, परिमेय संख्या होती है, ठीक है? यानी जितना आपने अभी एग्जाम्पल यहाँ पे पढ़ा था, मैं अभी आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। यहाँ पे जितना आपने ये संख्या देखा, बस जीरो को हटा दीजिएगा, ये जितना एग्जाम्पल आपने देखा ये सब की सब क्या है, परिमेय संख्या। ये सब की सब क्या है, परिमेय संख्या। ये 1 2 3 ये सब परिमेय संख्या, बस जीरो को यहाँ से हटा दीजिएगा। जीरो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ऊपर में जीरो तो नीचे भी जीरो, और नीचे में जीरो रहेगा तो वो परिमेय संख्या नहीं होता है। यानी हर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, हर जीरो होगा तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है? तो ये सभी संख्याएं जो है परिमेय संख्या है। तो डिफिनीशन एकदम इसी तरीके से याद रखना है कि कोई भी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्या, जहां P और Q पूर्णांक होनी चाहिए और Q इक्वल टू नॉट जीरो, यानी Q जो नीचे वाला जो हर होता है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो अब सोचिए, जैसे मैं लिख दूं √2, तो क्या ये परिमेय संख्या है, यस और नो? अब ये परिमेय संख्या नहीं होगी। जैसे मैं लिख दूं √3, √5, √6, ये इसमें से कोई भी परिमेय संख्या नहीं होगी। क्यों परिमेय संख्या नहीं होगी? क्योंकि हम इसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, हम इसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि ये जो संख्याएं हैं इसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया, ये अपरिमेय संख्या है, यानी हम इसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। लेकिन जैसे ही आएगा √4, तो √4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2, और 2 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो ये जो है परिमेय संख्या हो जाएगा, ये जो है रैशनल नंबर हो जाएगा। बात समझ आए? जैसे मैं रूट लिख दूं 16, तो √16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4, और 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो ये 4/1 जो है क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। अब जैसे मैं लिख दूं √9, तो ये हो जाएगा 3, और 3 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन बात करूं अगर √2 का, √3 का, √5 का, √6 का, √7 का, तो इसे जो है हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि इसका वैल्यू जो होता है दशमलव में होता है, हम उसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, इसीलिए जो है ये क्या होगा, रैशनल नंबर नहीं होगा। तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा, जबकि √4, √16, √9 ये सब परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? ठीक है, तो अब देखिए आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि परिमेय यानी रैशनल की उत्पत्ति जो है किससे हुई थी? तो जो ये शब्द है परिमेय यानी रैशनल, जिसे इंग्लिश में रैशनल कहते हैं, इसकी उत्पत्ति जो हुई थी अनुपात शब्द से हुई थी, रेशियो के शब्द से हुई थी। अब ये रेशियो क्या होता है, तो ध्यान से समझिएगा रेशियो क्या होता है। देखिए
कोई भी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है, जहां पे q इक्वल टू नॉट जीरो है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब p बटा q का मतलब क्या है? p रेशियो q। p रेशियो q का मतलब क्या है कि किसी चीज को दो भागों में बांटते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 16 और इसी को मैं दो भागों में बांटना चाहता हूं, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? 12 बटा, सॉरी, एक सेकेंड रुक जाइए, मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? 3/13 लिख सकता हूँ, या फिर मैं 13/3 लिख सकता हूं। तो ये क्या है? परिमेय संख्या, यानी एक भाग जो है 3 है और दूसरा भाग जो है 13 है। इसमें एक भाग जो है 13 है, दूसरा भाग जो 3 है, यानी इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 3/13 को हम क्या लिख सकते हैं? 3:13 भी लिख सकते हैं, यानी कि अनुपात में लिख सकते हैं, रेशियो में लिख सकते हैं। बात समझ में आया? क्लियर है? तो 3/13 को ही हम 3:13 लिख सकते हैं। क्लियर है? तो जो परिमेय शब्द का उत्पत्ति हुआ वो अनुपात से ही हुआ। ठीक है, जैसे अगर ऐसे लिखा जाता है 5:6, इसका मतलब क्या है? 5/6। ठीक है, यानी एक हिस्सा 5 है, दूसरा हिस्सा 6 है। ठीक है, तो ये 5/6 हो गया, यानी अनुपात हो गया, और अनुपात से ही ये 5/6 क्या बन गया? परिमेय संख्या बन गया। तो क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? क्लियर है ना? चलो, अब जैसे देखिए, 3/5 हो गया, 9/2 हो गया, 11/13 हो गया, ये सब क्या है? परिमेय संख्या के एग्जाम्पल है। ये सब जो है परिमेय संख्या के एग्जाम्पल है। अब बताइएगा, 4 - 7/8, 1.5, √5, इसमें आपको बताना है कि कौन परिमेय संख्या नहीं है। 4 - 7/8, 1.5, इसमें से कौन परिमेय संख्या नहीं है? सभी बच्चे बताएंगे। जैसे मान लेते हैं कि इसे ऑप्शन ए कर देते हैं, इसे ऑप्शन बी कर देते हैं, इसे ऑप्शन सी कर देते हैं और इसे ऑप्शन डी कह देते हैं। इसमें से कौन सा परिमेय संख्या नहीं है? देखिए, 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 15/10 लिख सकते हैं। ये 5 से कटेगा तो कितना आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा। तो ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, लेकिन √5 जो है, हम इसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। तो ये जो है परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो सभी बच्चों को समझ में आया होगा कि √5 जो है परिमेय संख्या नहीं है, जबकि 4 - 7/8, 1.5, ये सब परिमेय संख्या है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं √4, तो क्या ये परिमेय संख्या है? यस और नो? अगर मैं लिख दूं √4, तो क्या ये परिमेय संख्या है? यस और नो? √4 है तो परिमेय संख्या। √4 क्यों परिमेय संख्या है? क्योंकि √4 को हम लिख सकते हैं कितना? 2, यानी 2 × 2 जो होता है 4 होता है। बात समझ आया? और यही √4 जो होता है क्या बन जाता है? 2 बन जाता है। ठीक है, तो √4 जो है परिमेय संख्या है, √16 भी परिमेय संख्या है, √9 भी परिमेय संख्या है, √25 भी परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि √4 का मान होता है 2, √16 का मान होता है 4, √9 का मान होता है 3, √15 का मान होता है 5। बात समझ में आया सभी बच्चों को? तो ये सब जो है क्या है? ये परिमेय संख्या है। ये सब जो है परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन √5 हो गया, √6 हो गया, √7 हो गया, √3 हो गया, √8 हो गया, √9 हो गया, ये सब जो है परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इनका मान जो है इस तरीके से हम नहीं लिख सकते। क्लियर है? यानी p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए, तो शून्य जो है एक परिमेय संख्या, यानी अगर आपसे पूछ दे कि जीरो क्या परिमेय संख्या है, तो यस, ये जीरो भी एक परिमेय संख्या होता है। इसको याद रखिएगा हमेशा कि जीरो क्या एक परिमेय संख्या है। तो हाँ, जीरो भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि जीरो भी एक परिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो एक प्रश्न देता हूं, सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर करेंगे।
बताइए इसमें से इसका राइट जवाब क्या होगा, इनमें से कौन सा परिमेय संख्या नहीं है, इसका राइट जवाब क्या होगा, कौन सा परिमेय संख्या नहीं है। सभी बच्चे आंसर करेंगे, कौन सा परिमेय संख्या नहीं है। तो सभी बच्चों का आंसर आ जाना चाहिए। अभी भी कुछ बच्चों ने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी भी कुछ बच्चों ने आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर कीजिए। ठीक है, तो देखिए 3 बटा, पहली बात की परिमेय संख्या होता क्या है, कोई भी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं और q इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए। ठीक है, और p और q क्या होना चाहिए, p और q दोनों जो है पूर्णांक हो सकता है। ठीक है, और पूर्णांक क्या होता है तो आप सभी बच्चों को पता है कि -3 -4 -5 0 1 2 3 4 ये सब पूर्णांक होता है। तो 3/5 क्या है, p बाई क्यू के रूप में है, q इक्वल टू नॉट 0 भी है तो ये भी परिमेय संख्या है। 7 भी है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 7/1 क्या है, परिमेय संख्या है। 4.5 है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 45/10 लिख सकते हैं। कट के ये कितना हो जाएगा, 5 9 45, 5 2 10 यानी 9/2 हो जाएगा, और ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन √5 जो है, √5 को हम p बाई क्यू के रूप में ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, इसीलिए √5 जो है परिमेय संख्या नहीं है। तो ये आंसर क्या पूछ रहा था कि कौन सा परिमेय संख्या नहीं है, तो हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी जो है हमारा उत्तर होगा। क्लियर है सभी बच्चों को, सभी बच्चों को क्लियर है कि ऑप्शन डी जो है परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, एक प्रश्न और करेंगे सभी बच्चे। अनावश्यक जो भी हाथ का बटन दबा रहा है, अजय दोबी नाम से जो बच्चा है, मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा अगर दोबारा से आपने अनावश्यक ऐसे बार बार हाथ का बटन दबाया तो। निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या नहीं है, प्रश्न देखिए, ऑप्शन ए बी सी डी। √7, 7/9, 11 और 1.9। बताइए इसमें से कौन सा जो है परिमेय संख्या नहीं है, सभी बच्चे बताएंगे कौन सा परिमेय संख्या नहीं है। ध्यान से देखिए और आंसर बताइए, सभी बच्चे बताएंगे कौन सा परिमेय संख्या नहीं है। वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर कीजिए। देखिए अभी भी कुछ बच्चों का आंसर नहीं आया, मैं जान सकता हूं कि आप लोग आंसर क्यों नहीं किए बाकी के बच्चे, अभी भी कुछ बच्चों का आंसर नहीं आया है। ठीक है, अभी भी कुछ बच्चों का आंसर नहीं आया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, लेकिन सभी बच्चों को आंसर करना है। ठीक है, सभी बच्चों को आंसर करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 7/9 भी क्या है, परिमेय संख्या है। 11 भी परिमेय संख्या है। 1.9 जो है हम इसे क्या लिख सकते हैं, 19/10, ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन √3 जो है ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, और प्रश्न में पूछा गया कि कौन सा परिमेय संख्या नहीं है, तो आंसर क्या होगा, √7 जो है परिमेय संख्या नहीं है। चलिए एक ऐसे ही प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है। ध्यान से देखिए, पूछा है कौन सा परिमेय संख्या नहीं है, और इसका आंसर आप लोगों को करना है पोल सेक्शन में। तो ध्यान से सभी बच्चे करेंगे, हड़बड़ाहट जल्दी में आंसर को गलत मत कीजिएगा। ध्यान से पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। देखिए आप लोग जो पोल में आंसर करते हैं ना, तो ये आपके स्कूल के टीचर को भेजी जाती है रिपोर्ट, और जिन बच्चों का सबसे ज्यादा सही रहता है उनको एग्जाम में भी ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। इसलिए पोल में उत्तर देना और सही उत्तर देना जरूरी होता है, क्योंकि इससे आपके टीचर देखते हैं कहा ये बच्चा क्लास करता है, रेगुलर आंसर करता है और सही उत्तर करता है, यानी बच्चा अच्छा है पढ़ने में, तो उसे मार्क्स मिलता है, बढ़िया मार्क्स मिलता है, ज्यादा मार्क्स मिलता है। इसीलिए हमेशा पोल सेक्शन में आंसर किया कीजिए, और जो चीजें आप समझ चुके हैं तो सही किया कीजिए। देखिए अभी भी 2 बच्चों ने आंसर गलत कर दिया, और अभी मैंने पूछा समझ में आ गया तो सभी बच्चों ने वाई टाइप किया था, और 2 बच्चों का आंसर गलत आ चुका है।
तो ऐसी चीजें नहीं करनी है। अगर आपको चीजें नहीं समझ में आती है तो उसे पूछना है, ठीक है, उसे मन में डाउट नहीं रखना है, उसे पूछना है। दो लोगों से कभी भी अपनी समस्या को छुपाना नहीं चाहिए, एक टीचर से और दूसरे डॉक्टर से। डॉक्टर को अगर आप अपनी समस्या बताएंगे तो उसके अनुसार आपको दवा देगा और आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। और टीचर को आप जब अपनी चीजों को बताएंगे कि सर हमें ये नहीं समझ में आता है, तो टीचर आपको उस तरीके से समझाएगा और आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो कोशिश किया कीजिए जो भी चीजें नहीं समझ में आती है पूछने का, माइक ऑन करके पूछने का। मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी मैं कहता हूं कि कोई डाउट है माइक ऑन करके पूछ लीजिए। तो अगर नहीं समझ में आया रहता है तो जरूर पूछा कीजिए, ठीक है। पूछ लेने से ज्यादा सही है गलत करना, ठीक है। तो गलत कीजिएगा वो सही बात नहीं है, आप पूछ लीजिए, सीख लीजिए, फिर सही कीजिए, वो ज्यादा सही है, ठीक है। लास्ट के 10 सेकेंड है, अभी भी दो बच्चों ने आंसर नहीं किया है। 10, सभी बच्चों को आंसर करना है। 10, 9, 8। सर नहीं समझ में आया। जब क्वेश्चन कराने से पहले पूछा तो आपने क्यों नहीं पूछा? इसके पहले भी तो सेम आधारित प्रश्न कराया था, इसी पे आधारित प्रश्न कराया था। आप जरा देखिए इधर, इसके पहले जो मैंने ये प्रश्न कराया था कौन सा परिमेय संख्या नहीं है, इस प्रश्न में और उस प्रश्न में क्या अंतर है? कोई भी अंतर नहीं है, सेम टू सेम प्रश्न है। तो यहाँ पे तो आपने वाई टाइप किया कि सर समझ में आ गया, और यहाँ पे आपको क्या हो गया, सेम टू सेम प्रश्न है। माइक ऑन कीजिए आप, मैं दोबारा से आपको समझाता हूँ। पिंकी नौखवाल नाम से जो बच्चा है, माइक ऑन कीजिए, मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ। माइक ऑन कीजिए, माइक ऑन कीजिए, तब तो चीजें समझ पाएंगी। माइक ऑन कीजिए, जो मैं पूछूंगा उसका आंसर कीजिएगा, ठीक है। 3/5 जो है क्या P/Q के रूप में है? पिंकी नौखवाल नाम से जो बच्चा है, 3/5 क्या P/Q के रूप में है? अब ये देखिए, ये कौन सी बात है? फिर आप कैसे सीखिएगा? आपको नहीं समझ में आया तो मुझे पता तो चलना चाहिए कि आपको क्या नहीं समझ में उत्तर आया। नहीं है। ये P/Q के रूप में नहीं है 3/5। 3/5 जो है क्या P/Q के रूप में है कि नहीं है? ये मैं पूछ रहा हूं, बताइए। हाँ सर है, सॉरी मिस्टेक हो गई। तो थोड़ा ध्यान से देखिए ना, 3/5 है तो ये P/Q के रूप में तो है, तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। 6 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। 3.4 को हमने पढ़ा था कि क्या लिख सकते हैं, 34/10 लिख सकते हैं, तो ये भी P/Q के रूप में हो गया, यानी ये भी परिमेय संख्या हो गया। लेकिन √3 को क्या हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं? √3 को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो ये जो होगा परिमेय संख्या नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। सेम टू सेम पीछे भी समझाया था कि √7 को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जबकि 7/9 लिखा हुआ है। 11 को भी नीचे हम लिख सकते हैं, 1.1.9 को भी 19/10 जो है परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। बताइए आपको कहां पे नहीं समझ में आ रहा है? बताइए, सेम टू सेम दो प्रश्न कराया, यहाँ पे आपने कहा कि समझ में आया, और सेम टू सेम प्रश्न यहाँ पे कराया तो आप कह रहे हैं समझ में नहीं आया। सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से, अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए। कोई भी ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया, एन टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। सर चैट ओपन कर दो। हाँ, कोई भी ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया, आप माइक ऑन करो और पूछ लो, ठीक है। कभी भी डाउट पूछने में शर्माना या डरना नहीं चाहिए। डाउट पूछना आपका अधिकार है और आपको हमेशा डाउट पूछना चाहिए। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप क्लास को तरीके से सुनोगे, टाइम से क्लास करोगे, रेगुलर क्लास करोगे, ऐसा कभी होगा ही नहीं कि आपको समझ में आए। इसके बावजूद अगर आपको लगता है कि नहीं समझ में आता है, तो जब भी मैं आपको बोलता हूं कि आप पूछ लीजिए, तो आप पूछिएगा तो मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन मैं कभी कभी कहता हूं कि माइक ऑन कीजिए, इसलिए कहता हूं ताकि मैं जान सकूं कि कहां पे आपको चीजें नहीं समझ में आ रही है, तो और बेहतर तरीके से आपको समझा सकूं। इसलिए मैं माइक ऑन करने के लिए कहता हूं, ना कि आपको डांटने के लिए। तो ये कभी भी बच्चा ऐसा ना सोचे कि सर माइक ऑन करने के लिए कह रहे हैं मतलब डांटेंगे, ऐसा कुछ नहीं है बाबू। यहाँ पे आप पढ़ने आए हैं, मैं आपको पढ़ाने आया हूँ, तो आपका डाउट पूछना ही मेरे लिए सबसे अच्छी बात है, क्योंकि आपने इतना तो सोचा कि मुझे नहीं आ रहा है,
ठीक है, तो बहुत अच्छी बात होती है, जिन बच्चों को डाउट आता है, नहीं समझ में आता है, वो पूछते हैं, अच्छी बात है। ठीक है, तो डाउट पूछना चाहिए, कभी भी लजाना या शर्माना या डरना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये सभी बच्चों को क्लियर है, वेरी गुड। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब मैं एक प्रश्न और दे रहा हूं, ध्यान से सभी बच्चे करेंगे। बताइए, इसमें से कौन सा जो है परिमेय संख्या है, इसमें से कौन सा जो है परिमेय संख्या है। सभी बच्चे बताएंगे। सभी बच्चे बताएंगे, नहीं समझ में आ रहा है तो आप माइक ऑन करके पूछ लीजिए। ठीक है, क्योंकि जिनका आंसर नहीं आता इनका मतलब उसको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप माइक ऑन करके पूछिए कि सर हमें ये प्रश्न नहीं समझ में आ रहा, कैसे करेंगे, तो मैं समझाऊंगा। ठीक है, देवी दयाल नाम से जो बच्चा है, आपने क्या आंसर किया है, बी और सी दोनों। देवी दयाल नाम से जो बच्चा है, क्या आपने बी और सी दोनों आंसर किया है। यही है, आप लोग का रिस्पॉन्स नहीं आता है, मैं पूछ रहा हूं। तो बी और सी कैसे होगा, आप बताइए, आपने क्या सोच के बी और सी बताया है कि ये परिमेय संख्या है। √10 को क्या हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। √10 को, यानी जो ऑप्शन सी में है, क्या हम उसे पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते, कैसे लिखेंगे बताइए, कैसे लिखेंगे बताइए। देखिए, ये प्रश्न जो है इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्यों होगा, √9 का मतलब होता है, वैल्यू होता है 3, और 3 जो है क्या है, परिमेय संख्या है। जबकि √7 को हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, √10 को भी पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, √11 को भी पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। सिर्फ एक √3 था जो कि पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि √9 का मतलब हुआ 3, अब 3 को क्या लिख सकते हैं, 3/1, यानी कि ये किस में हो गया, पी बाई क्यू के रूप में हो गया। बात समझ में आया सभी बच्चों को। अब आप, कोई बच्चा बता सकता है √7 का कितना मान होता है, किसी को नहीं पता। √10 का, √11 का मोबाइल से निकालना पड़ेगा, किसी को नहीं पता। लेकिन अगर मैं बात करूं √4 का, कोई भी बता देगा 4 होता है। मैं √9 का पूछूं, कोई भी बता देगा 3 होता है। मैं पूछूं √16 का, कोई भी बता देगा कि 4 होता है। मैं पूछूं √25 का, तो कोई भी बता देगा कि 5 होता है। ठीक है, तो ये सब जो है ना, ये सब जो है ये परिमेय संख्या है। लेकिन ये सब जो है √7 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √1 हो गया, √9 हो गया, √11 हो गया, √13 हो गया, √15 हो गया, √17 हो गया, √19 हो गया, √20, √21, √22, √23, ये सब जो है परिमेय संख्या नहीं होती है, क्योंकि उनका कोई भी मान पी बाई क्यू के रूप में नहीं आता है। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को। अब आप लोग कहेंगे सर हमें कैसे पता, तो चलिए एक चार्ट बनवा देता हूं और आप लोग इसको याद रखिएगा। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन परिमेय संख्या है, कौन परिमेय संख्या नहीं। तो मैं 20 तक का लिखवा देता हूं, आपको अभी याद हो जाएगा। देखिए, √1, √2, √3, √4, √5, √6, √7, √8, √9, √10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25। इसमें से कहूं कि कौन कौन सा जो है परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा, तो √4 होगा परिमेय संख्या। क्यों होगा, क्योंकि √4 का मान होता है 2। फिर से अगर अगली परिमेय संख्या कौन होगी, तो √9 होगी। क्यों, क्योंकि इसका मान होता है 3।
अगली संख्या कौन सी परिमेय संख्या होगी? तो √16, इसका मान होता है 4। अगली संख्या कौन सी होगी जो परिमेय संख्या होगी? तो √25, क्योंकि इसका मान होता है 5। बाकी जितनी भी संख्याएं सब जो है वो अपरिमेय संख्या है। जो रेड कलर से केवल रह गई वो सब अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या यानी कि जो परिमेय संख्या नहीं होती है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो जैसे √4, √9, √16, √25 ये सब परिमेय संख्या है, क्योंकि इनका मान आप देख सकते हैं। √4 का 2 हो गया, √9 का 3 हो गया, √16 का 4 हो गया। अच्छा, ये बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा कि √9 को हम 3 कैसे लिख देते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, √9 का मतलब है कि ऐसी कोई संख्या जिसे 3 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 9 होगा। तो यानी कि जब ये दो पेयर बन जाता है तो एक बाहर आ जाता है, तो ये इसका आंसर हो गया। बात समझ में आया? अब जैसे √16 है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं 4 गुने 4। तो इसमें से एक 4 जो है बाहर आ जाता है, वो हमारा आंसर हो जाता है। लेकिन अगर बात करते हैं √7 को, तो हम इसे पेयर में नहीं लिख सकते। जैसे यहाँ पे यहाँ पे 9 था ना, एक मिनट, यहाँ पे √9 होगा ना, ठीक है, इसका आंसर हो जाता है 3। यानी √9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुने 3 लिख सकते हैं, 3 3 का 9, तो इसका एक 3 जो है बाहर आ जाता है। √16 को हम क्या लिख सकते हैं? √4 गुने 4 यानी 4 चौका 16, तो एक 4 बाहर आ जाता है। लेकिन √7 को क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं? जैसे 3 गुने 3 को 9 लिख दिए, 4 गुने 4 को 16 लिख दिए। क्या √7 को, √3 को, √2 को, √1 को, √5 को, √6 को क्या लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। जैसे ये पेयर बन रहा है ना, इन सब का पेयर नहीं बनता है, इसीलिए जो ये अपरिमेय संख्या हो जाता है। और जिसका पेयर बन जाता है उसमें से एक बाहर आ जाता है, तो ये परिमेय संख्या बन जाता है। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया? क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया? चलिए, तो एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा। कौन सा परिमेय संख्या है? ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा जो है परिमेय संख्या है। आंसर बताइए चैट सेक्शन में सभी बच्चे, कौन सा जो है परिमेय संख्या है? सिंपल सी बात है, √4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं, तो ये जो होगा परिमेय संख्या हो जाएगा। बाकी जो है परिमेय संख्या नहीं होगा। कोई बच्चा को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए, एक प्रश्न है, इसको आप लोग पोल सेक्शन में कीजिएगा सभी बच्चे। ध्यान से प्रश्न 81 को सभी बच्चे पढ़ेंगे, आप पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। निम्न में से कौन सी एक संख्या जो है परिमेय संख्या है? √2, √3, √4, √5, इसमें से कौन सा जो है परिमेय संख्या है? सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। जल्दबाजी नहीं है, आराम से कीजिए, कोई भी जल्दबाजी नहीं करेगा। जल्दी जल्दी में ही आप लोग आंसर गलत कर देते हैं। ठीक है, तो कोई भी बच्चा जल्दबाजी नहीं करेगा, आराम से आंसर कीजिए। वेरी गुड, अभी तक एक भी बच्चे ने गलत आंसर नहीं किया, बहुत अच्छा। ये होता है जब नहीं समझ में आए पूछना चाहिए। देखिए अभी एक भी बच्चे का गलत नहीं हुआ, तो ये होती है अच्छी कोशिश। बहुत अच्छा, सभी ने बहुत अच्छा किया। एक बच्चे का आंसर गलत हो गया, लास्ट का 10 सेकेंड, और एक बच्चे ने आंसर नहीं किया, लास्ट का 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? देखिए √2 को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो ये जो है अब परिमेय संख्या नहीं है। √3 को भी हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन √4 का मान जो होता है 2 होता है, हम इसे जो है p/q के रूप में जो है लिख सकते हैं। तो ये जो होगा राइट जवाब होगा ऑप्शन सी, परिमेय संख्या है। जबकि √5 को भी जो है हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है परिमेय संख्या है। क्लियर है सभी बच्चों को?
कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। सर चैट ओपन कर दो। सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक, क्लियर है ना सभी बच्चों को? वेरी गुड वेरी गुड। थोड़ा सा होमवर्क नोट कर लेंगे सभी बच्चे एक बार, इसके बाद और प्रश्न करेंगे। देखिए आज का आपका होमवर्क जो है, हाँ देखिए आज का आपका होमवर्क संख्या जो है वो नोट कीजिएगा, पर्सनावली 22.1, ठीक है, और पर्सनावली 22.2, ये आपका होमवर्क है। पेज संख्या 32 में दिया गया है, मैं जूम कर देता हूं, जिनके पास बुक नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये दोनों पर्सनावली आपका होमवर्क है, 22.1 और 22.2, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो सभी बच्चों को इसे घर से करके लेके आना है होमवर्क के रूप में। आज के क्लास में कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए, ठीक है। आज के क्लास से कुछ भी डाउट है